बिहार समेत देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जिस चीज को लेकर कर रही थी प्रियंका गांधी जोरदार तरीके का विरोध, उसे लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों बताएंगे एक बार फिर से जमकर किरकिरी हो गई है चुनाव आयोग की। बताएंगे कौन सा नया आदेश जारी किया गया है कि इस पर तेजस्वी यादव भी बोल गए और कहने लगे कि वोटर लिस्ट में धांधली करने वाले आज सभी लोग नंगे हो चुके हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 5 लाख लोग एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। दोस्तों जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट के साथ में। जहां होने वाला था चुनाव वहां पर कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षदों को अचानक से किडनैप किए जाने को लेकर हुआ नया बवाल। दोस्तों मामला पहुंच गया हाईकोर्ट, इसके बाद चुनाव को पोस्टपोन भी किया गया है। वहीं आपको बताएंगे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जब खुल गया ईवीएम दोस्तों तो एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। इसी के साथ में ये करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन डंके की चोट पर होगा और इस बार 20 साल पुरानी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बोलने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले 2 महीने से लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से जहां तहां एसआईआर के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला जा रहा है। दोस्तों सारे बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। एक और बिहार में तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेरा हुआ है दोस्तों, तो दूसरी ओर पार्लियामेंट में हर दूसरे तीसरे दिन प्रियंका गांधी की ओर से एसआईआर का मुद्दा उठाता है। दोस्तों कभी वो टी शर्ट पहनकर विरोध जताती है और उसमें 124 साल की महिला के मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछती है। दोस्तों कभी एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर में जोरदार घमासान देखने को मिलता है दोस्तों। कई बार पार्लियामेंट के सेशन को इसलिए बंद किया गया क्योंकि एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही थी और आखिरकार जब असली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई दोस्तों, तब भी इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के करीबी योगेंद्र यादव ने जिन लोगों को चुनाव आयोग की लिस्ट में मृतक बता दिया गया है उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने अच्छा किया और इसके बाद लोगों को लग रहा था कि जरूर फैसला अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा दोस्तों, और वैसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद बिहार में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जिन लोगों के नाम है उनके साथ साथ एक और ड्राफ्ट तैयार करना है। उस ड्राफ्ट में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट अलग से तैयार करिए और सारी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाइए। अब इसके बाद से चुनाव आयोग के होश उड़े पड़े हैं दोस्तों। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जो सूची जारी की जाएगी उसके ईपीआईसी नंबर के आधार पर सर्चेबल यानी वो सर्च किया जा सकना चाहिए फोन से, कंप्यूटर के माध्यम से। यानी ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल फोन से फोटो खींच कर अपलोड कर दिया गया हो ताकि लोग उसमें सर्च ना कर सके, कुछ देख ना सके और ये ना पता कर सके कि किन किन लोगों के नाम कटे हैं। और इसीलिए कोर्ट की ओर से सर्चेबल पीडीएफ देने के लिए बोला गया है दोस्तों। इसकी व्यापक प्रचार प्रसार स्थानीय भाषाओं, अखबारों, दूरदर्शन, रेडियो, आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी करने के लिए बोला गया है। यानी सभी नागरिकों को बताओ कि किन किन के नाम कटे हैं और जब वो लोग देखेंगे कि ठीक है उनका नाम नहीं कटा तो वो इस प्रक्रिया को समर्थन करेंगे। जिन लोगों को लगेगा पता चलेगा कि उनका नाम कट गया है तो फिर वो अपना नाम करेक्ट करवाने के लिए सामने आएंगे। यानी अब चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो लोगों को बताए कि किनका नाम काटा गया है। बूथ स्तर पर पारदर्शिता के लिए हटाए गए नामों की सूची कारण सहित प्रिंटेड रूप में सभी पंचायत भवन और ब्लॉक विकास मुख्यालय और पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाए। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि चुनाव आयोग के अनुसार 65 लाख से लगभग 22 लाख नाम मृत्यु के कारण अनुपस्थिति बताए गए हैं। यानी दोस्तों जब ये लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें 22 लाख जो मृतकों के नाम बताए गए हैं वो भी लिस्ट तैयार होगी और 65 लाख में जितने अलग अलग तरीके के कारण बताकर नाम काटे गए सारे कारण मेंशन करने पड़ेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि जिनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है वे लोग अपना दावा दर्ज करा सकेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पहचान के लिए आधार कार्ड के प्रति को भी स्वीकार किया जाएगा, यानी आधार कार्ड को एज ए डॉक्यूमेंट स्वीकार किया जाएगा, जिसे लेकर चुनाव आयोग अड़ गया था कि हम आधार कार्ड को मानेंगे नहीं। ये बात सार्वजनिक नोटिस में अंकित किया जाना चाहिए, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। यानी गांव स्तर पर अगर कोई अधिकारी बोले कि उन्हें पता ही नहीं है कि आधार कार्ड भी एक्सेप्ट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट के तहत, तो उन लोगों के लिए भी करारा झटका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये सभी कदम मंगलवार तक पूरे किए जाए। अगली सुनवाई से पहले आयोग ने बूथ जिला स्तर पर सारे अनुपालन रिपोर्ट संकलित करने के साथ इन्हें दाखिल करने के लिए बोला है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है दोस्तों। यानी जोरदार फटका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके पूरे प्रोसेस को लगा है दोस्तों। इस मामले को लेकर अब सारी पार्टी और नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनके नाम काटने का कारण बताते हुए नाम के साथ उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। चुनाव आयोग की वेबसाइट बीएलओ कार्यालय के बाहर और अखबारों में उसे सूचित करने के लिए प्रकाशित करने के लिए बोला गया है। माननीय तेजस्वी यादव जी प्रथम दिन से यह मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की मनमानी और धांधली बिहार में चलने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव ने भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट
लिस्ट में धांधली करने वाले सभी लोग अब नंगे हो चुके हैं। और नाम काटने के बाद जो घुसपैठिया वाला नैरेटिव बनाया जा रहा था कि घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, उस पर भी तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, एसआईआर की शुरुआत में सूत्रों का हवाला देकर घुसपैठियों के जरिए खबरें प्लांट करवाई जा रही थी, मगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में घुसपैठियों का जिक्र तक नहीं किया। ये लोग सब नंगे हो चुके हैं, इन्हें पता चल चुका है कि अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो इनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस तरीके की खबरें प्लांट करवाई गई, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई और जिस तरीके से विपक्ष डटकर मुकाबला करता रहा और प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर मोर्चा संभाला, दोस्तों ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है बिहार चुनाव के मद्देनजर। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि अब असली गेम होगा और अंततः गत्वा पुराने वोटर लिस्ट से ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग आखिरकार माफी की मुद्रा में आएगा। दोस्तों, जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के खिलाफ गुजरात के धर्मपुर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मार्च निकाला। दोस्तों, तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना से कुल 118 से ज्यादा गांव और 5 लाख लोगों को अपने गांव खाली करके कहीं विस्थापित होना पड़ेगा। जब ये जानकारी मिली दोस्तों, तो स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ देकर एक बड़ा मोर्चा निकाला है। दोस्तों, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, लाखों की संख्या में लोग मैदान में है और बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर पुलिस को नहीं मिले कांग्रेस पार्टी के 5 गायब हो चुके जिला पंचायत के सदस्य। दरअसल दोस्तों, नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष पोस्ट को लेकर चुनाव होने वाले थे। दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य थे दोस्तों, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के 5 जिला पंचायत के सदस्य गायब हो जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य के परिजनों की ओर से लगातार मामले को रिपोर्ट किया गया। दोस्तों, मीडिया में बोला गया कि हमारे लोगों का कोई अता पता नहीं है, उनको किडनैप कर लिया गया है। मामला सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। अब सुनवाई होने वाली है। इस बीच डीएम रीपोल के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज रहे हैं दोस्तों, यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन उत्तराखंड के अंदर एकदम फेल हो चुका है चुने गए सदस्यों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए। दोस्तों, इसी से पता चलता है कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है उत्तराखंड के अंदर, जहां पर चुने गए 5 जिला पंचायत के सदस्यों को ही गायब कर लिया गया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इन लोगों ने ऐसा करवाया होगा क्योंकि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था और कांग्रेस का 5 नेता गायब करवा दिया गया। दोस्तों, जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या रिपोर्ट सामने आती है। दोस्तों, जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लगातार ईवीएम की धांधली को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देखा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नतीजे कैसे बदल दिए गए। दोस्तों, अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लखू गांव के सरपंच चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और अन्य चुनावी रिकॉर्ड को अपने परिसर में कोर्ट ने मंगवाया। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हमारे सामने रिकाउंटिंग करिए, पुनर्गणना कीजिए, पता कीजिए कि जो रिजल्ट आया था क्या वो सही आया था। इस रिकाउंटिंग का परिणाम जो आया दोस्तों, वो माथा चकराने वाला है और जो विपक्ष के आरोप है उनको और ज्यादा इससे तूल मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से फ्रॉड किए जाने के आरोप कई बार खारिज किए जा चुके हैं दोस्तों, लेकिन यह मामला 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोहित कुमार को हराया था। मोहित कुमार मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाकर आगे पहुंच गए दोस्तों। उनकी याचिका सबसे पहले पानीपत की एक चुनावी ट्राइब्यूनल ने सुनी, जिसने एक बूथ के वोटों की पुनर्गणना के आदेश दिए थे, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद मोहित कुमार सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह बेंच में बैठे दोस्तों। इस मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया। 31 जुलाई को कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए इस पूरे मामले पर कहा कि हम दोबारा देखना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं और रिकाउंटिंग करना चाहते हैं कि आखिर रिजल्ट किस तरीके का था। फिर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई दोस्तों, जो पूरी तरीके से वीडियोग्राफी की गई, यानी जिसका वीडियो बनाया गया और इस प्रक्रिया के रिजल्ट जो सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे दोस्तों। कुल मिलाकर 3767 वोट पड़े थे, जिसमें से मोहित कुमार को 1051 वोट मिले थे और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले थे, यानी जिसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया था दोस्तों, उसको 51 वोट ज्यादा मिले थे जीते हुए उम्मीदवार से। यानी असली में जो हारा था वो जीता था और जो जीता था वो हारा था। इसके बाद ईवीएम के रिजल्ट सामने आते हैं दोस्तों और माथा चकरा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अब रिजल्ट को बदलने का ऐलान कर दिया दोस्तों, लेकिन मामला काफी गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा घमासान बढ़ने वाला है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए एक पार्टी को लेकर चर्चाएं काफी तेज है दोस्तों। कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह की ओर से लखनऊ में दावत का आयोजन किया गया था दोस्तों। ये पार्टी उन्होंने अपने पोती के जन्मदिन के मौके पर दिया था दोस्तों। फेसबुक के माध्यम से इस मामले पर अब उनको सफाइयां देनी पड़ी है। दरअसल दोस्तों, उनके द्वारा दिए गए इस पार्टी में उन्होंने सारे ठाकुर समाज के जो लोग, जो विधायक और नेता थे दोस्तों, उनको बुलाया था। इस तरीके के आरोप लगे हैं। आयोजन में शामिल विधायकों में अधिकांश क्षत्रिय थे, गिने चुने विधायक की दूसरी जाति के थे। चर्चा है कि अभिजीत सांगा, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह,
सिंह समेत बीजेपी विधायक इसमें शामिल हुए। सपा से निष्कासित राकेश सिंह और अभय सिंह भी दावत में मौजूद थे दोस्तों। तो कुल मिलाकर एक ही जाति के लोगों को दावत देने का मामला और कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का यह मामला सामने आ रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अब कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया है दोस्तों, निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करते हुए कहा गया कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधि की गई है, आपको सचेत करने के लिए हर बार प्रयास किया गया, इसके बावजूद आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रही हैं। अंततः यह फैसला लिया गया है और आपको निष्कासित किया जाता है। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है, अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगी, ना ही आपको इसके लिए कोई निमंत्रण भेजा जाएगा। अखिलेश यादव के हस्ताक्षर के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों, यानी विधायक को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी दोस्तों, यानी अतीक अहमद का जो दर्दनाक हत्या हुई थी उसे जस्टिफाई करते हुए सरकार की तारीफ कर रही थी, योगी सरकार की अचीवमेंट बता रही थी और इसी पर समाजवादी पार्टी भड़की है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध पर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है दोस्तों। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई की है दोस्तों और बीजेपी की केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए पूरे मामले पर कहा है कि ये जो बातें बोली जा रही है इस पर आपकी क्या राय है, बताइए कि सरकार का क्या अप्रोच है, सरकार कब तक लोगों से किया गया वादा निभाएगी। जो बीजेपी की सरकार ने कहा था कि वो जल्द पुनर्राज्य का दर्जा वापस करेंगे जम्मू और कश्मीर को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। 2019 में ये हटाया गया था और ये छठा साल चल रहा है, इसके बावजूद अभी तक कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह के पास 2 वोटर आईडी है दोस्तों। सांसद पत्नी वीणा देवी के पास 2 ईपीआईसी नंबर आईडी है। तेजस्वी यादव ने यह खुलासा करते हुए कई सारे बम फोड़े हैं दोस्तों। उन्होंने नंबर भी जारी करते हुए कहा कि दिनेश सिंह जो नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता है, उनके 2 वोटर आईडी है और ईपीआईसी नंबर जारी करते बताया गया कि 09333267 और UTO 11345527 ये 2 ईपीआईसी आईडी है। तेजस्वी यादव के अनुसार एसआईआर के बाद कई लोगों के 2-2 जगह पर नाम ऐड किए गए हैं, यानी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया जाता है तो अब तेजस्वी यादव ने इन सारे लोगों को सवालों के घेरे में रखना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते सरदार इंद्रजीत सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। ये तीनों के तीनों स्कॉलर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के अब नेता के तौर पर काम करेंगे दोस्तों और प्रोफेसर वगैरह है तो शिक्षाविद हैं, तो इससे पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, पार्टी की विचारधारा में और ज्यादा सुदृढ़ता देखने को मिलेगी दोस्तों। आप जो भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए डूसू का इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। विश्वविद्यालय ने बताया है कि वोटिंग के अगले ही दिन 19 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। डूसी के इलेक्शन को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख भी जल्द आने वाली है दोस्तों। डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपए का और 1 लाख रुपए का सुरक्षा बॉन्ड जमा करवाया जाएगा और इसके बाद आप चुनाव लड़ सकेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलता है। कुल मिलाकर छात्रों की राजनीति के लिए काफी जरूरी डूसू का इलेक्शन होता है दोस्तों। पिछली बार एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने अपना दबदबा दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी को कई सालों के बाद शिकस्त दिया था दोस्तों। एक बार फिर से माहौल दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस तरीके का है ये पता चलेगा और युवाओं में क्या आजकल विचारधारा सबसे ज्यादा चर्चा में है ये भी लोगों के सामने आएगा दोस्तों। जिस तरीके से राहुल गांधी डूसू के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे दोस्तों, उससे एक बात तय है कि राहुल गांधी इस इलेक्शन को काफी ज्यादा रेट करते हैं, उसको समर्थन करते हैं और इस बार फिर से एनएसयूआई कोई दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जोरदार मुकाबला होगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे धीरे धीरे करके डूसू के इलेक्शन और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में अपना दबदबा दिखाएगी, वैसे आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को और भी चुनाव में फायदा मिलेगा, क्योंकि छात्रों की राजनीति से पता चलता है कि आखिरकार पूरे देश भर का माहौल क्या चल रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर फतेहपुर में खान साहब की शिकायत पर चौहान साहब निकाल फेंके गए। आज पति के कातिल माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोलने वाली पूजा पाल को भी पार्टी से समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। बीजेपी के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सलब मणि त्रिपाठी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ बोला गया था, इसीलिए अपने विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने हटा दिया है। हालांकि पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाने के कारण हटाया गया है दोस्तों। भाजपा के नेता को लेकर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
राहुल गांधी बोले, कहा कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ, बहुजनों के दमन के लिए बीजेपी ने यह नया हथियार बना लिया है। कहीं वोटर लिस्ट से दलित पिछड़ों का नाम काट दिया जाता है तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे ही गायब करवा दिए जाते हैं। बस्तर में 2788 और राजनांद गांव में आधे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में इस तरह हजारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के लोगों के जल जंगल जमीन की रक्षा का एक बार फिर से प्रण लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक क्लेम सामने आया था द हिंदू अखबार में, जिसमें कहा गया कि हजारों जो फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स हैं वो छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड से मिसिंग चल रहे हैं। यानी आदिवासी समाज के लोगों का जो अधिकार है वो 50% मिसिंग है बस्तर के अंदर। यानी एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि सरकार कहीं एक बड़ी साजिश करके आदिवासियों को उनके जमीन के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इसी और राहुल गांधी का भी इशारा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने MANF को लेकर किरण रिजिजू को पत्र लिखा है। दोस्तों केंद्र सरकार ने एकेडमिक ईयर 2022-23 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए राहुल गांधी की ओर से किरण रिजिजू को कहा गया है कि मैं कई सारे स्कॉलर से मिला हूं। उन्होंने कहा है कि पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है, 7-7 महीने तक पेमेंट नहीं आता है। इससे उनकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक सशक्तिकरण काफी कमजोर हो रहा है और पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए सरकार ध्यान दे और रिसर्च स्कॉलर के जो फाइनेंस से जुड़ा मामला है जिसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके और बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। PhD के स्कॉलर और कई सारे स्कॉलर हैं दोस्तों जिनको ये राशि मिलती है, खासकर माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, बच्चे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब में तरनतारन की सीट पर वोट डाले जाने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तरनतारन सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता हरजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है। दोस्तों हरजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हो सकते हैं। पिछली बार शिरोमणि अकाली दल यहां पर एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी दोस्तों, और ये क्षेत्र हमेशा से शिरोमणि अकाली दल का एक गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल से ये सीट छीनने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 14 अगस्त 2025 को घोषणा की गई है, यानी बीते दिन घोषणा की गई है। हरजीत सिंह संधू जिला स्तर पर संगठन में सक्रिय रहे हैं। स्थानीय कवरेज में उन्हें ग्रामीण इलाकों के अंदर नेटवर्क मजबूत करने वाले चेहरे के तौर पर बताया गया है दोस्तों। यानी भाजपा अपने पुराने नेता पर दाव लगा रही है। हरजीत सिंह संधू जिला स्तर के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, देखते हैं चुनाव जिता पाएंगे या नहीं। तरनतारन उपचुनाव आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहेल के निधन के बाद होने जा रहा है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत कम वोट मिले थे, इसलिए बीजेपी इस बार इस सीट को जीतने का प्रयास करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का पंजाब में कुछ ज्यादा खास होता नहीं है प्रभाव दोस्तों। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही लड़ाई में होगी। साथ साथ दोस्तों बिहार में फिर एक अखबार में रिपोर्ट छपती है, बताया जाता है कि बिहार के चुनाव से पहले SIR सहित तमाम मुद्दों को लेकर एक एंकर से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैंने तय किया है कि हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे, कितने पर लड़ेंगे, मेरा होमवर्क पूरा हो रखा है। खुद को विधायकी लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी और वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये पूरी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए कहा कि मैं प्रशांत किशोर जी का विरोध नहीं करता, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जाति की बातें नहीं करते। और जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं दोस्तों और जिस तरीके से मीडिया में बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक समीकरण ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि ये बात पूरी तरीके से तय है दोस्तों कि प्रशांत किशोर केवल सीट के लिए इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों का कुछ खास वैल्यू है नहीं। जिस दिन सीटों का बंटवारा होगा, उनको मन मुताबिक सीटें मिल जाएगी, उस दिन नीतीश करना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चिराग पासवान हिम्मत जुटा पाएंगे, अकेले चुनाव लड़ देगा? क्योंकि उनके चाचा इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, और जब चाचा महागठबंधन में लड़ेंगे तो चिराग पासवान की सीटों पर जमानत जब्त होगी दोस्तों, अगर वो अकेले मैदान में उतरते हैं। इसीलिए एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ने के बारे में तो शायद वो सोच भी नहीं सकते। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल हवाबाजी है और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए और 2-4 यूट्यूब वगैरह के शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए है, उनका बयान तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। पार्टी ने यहां पर अपने दोनों उम्मीदवार को जितवा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर सुखविंदर कौर चुनाव जीत गई है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मधु चौहान को मैदान में उतारा था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई। और कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी जीत के साथ बड़ी बात यह भी रही है दोस्तों कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रीतम सिंह का बेटा भी यहां पर चुनाव जीत गया है दोस्तों। कुल मिलाकर देहरादून क्योंकि एक ऐसी सीट है दोस्तों, हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर सत्ता पक्ष के सारे लोग रहते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री भी यही देहरादून में रहते हैं, तो इस जीत को एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में होने वाले वोटर अधिकार रैली को लेकर राहुल गांधी की ओर से बयान जारी किया गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से 17 अगस्त से लगातार बिहार में साथ में आने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलेंगे तभी वोटर अधिकार को मजबूत कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। राहुल गांधी की इस अपील का भारी असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी
बड़ी अपडेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई है दोस्तों। और अब एलजेपी वाले बिहार के अंदर वैशाली से एलजेपी रामविलास के सांसद वीणा देवी के पास दो वोटर आईडी कार्ड है, ये भी एक बड़ा दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को जोर शोर से उठाया है। बिहार कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों मिलकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आ रहा दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि विपक्ष अब जब सवाल पर जवाब देने लगा है तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग भी फंसने लगे। तो किस किस को नोटिस भेजा जाएगा दोस्तों? बड़ी तेजी के साथ में तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा गया था, तो अब सबको नोटिस भिजवाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कर रहा है विपक्ष, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की इसी तरीके की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहुंचते रहे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।